Hello everyone, I am Shreya. Welcoming you to ADA 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our topic that is S block elements. And first of all, we are going to discuss our subtopic that is group 1 elements, alkali metals. गाइज जब भी बात एस ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू पार्ट्स में है, यानी ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 2 एलिमेंट. ग्रुप 1 एलिमेंट को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप 2 को डिस्कस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. गाइज ग्रुप 1 एलिमेंट्स में एल्कली मेटल्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स, मतलब जो आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्कली मेटल्स के, उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्लाइड एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं. ग्रुप 1 एलिमेंट जिनको कि हम एल्कली मेटल्स कहते हैं. गाइस ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सा इमेज दिखाया है जो कि आपके पीरियोडिक टेबल का है. और ये पीरियोडिक टेबल का सिंपल सा इमेज क्या एक्सप्लेन कर रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं. देखो ध्यान से देखना, हमारा पीरियोडिक टेबल जो कि सामने आपके ये है, जस्ट अ मिनट गाइस. पीरियोडिक टेबल जो कि हमारा सामने ये है. फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका एस ब्लॉक, है ना. और इसी के जो एलिमेंट्स हैं उसका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं. गाइस पीरियोडिक टेबल में आपकी लेफ्ट हैंड की साइड में जो पहला पोल है उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और इसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ए को हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स कहते हैं जिसको कि आप एल्कली मेटल्स भी कहते हो. सेकंड आपका 2A के नाम से या फिर सेकंड ए के नाम से जाना जाता है. और साथ में इसका नाम होता है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स. गाइस इसको दूसरे नाम में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं. ये तो हो गया एक छोटा सा बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा कि आप कैसे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आप डिस्कवर करोगे कि इस पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर है. तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट पोल है यही तो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है जो कि मैंने पिंक कलर से आपको शो किया है. और ये है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट. क्लियर. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब मैंने आपके सामने एक ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दिखाई है जिसे कि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं. गाइस जब बात पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है तो ये जो आपका येलो वाला पार्ट है दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड देख लेते हैं उनके एलिमेंट्स की तरफ. गाइस इसमें हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाया जाता है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम पाया जाता है. और इस पूरी सीरीज का नाम है हमारा ग्रुप 1. क्या है? ग्रुप 1. और इसी का हम डिस्कस अभी करने वाले हैं जिसको दूसरे नाम में हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल. क्या बोलते हैं भाई? एल्कली मेटल. क्लियर. तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो आपको तुरंत बताना है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. क्लियर. कैसे याद करेंगे इसको, चलिए इसकी भी एक ब्रीफ ट्रिक हम लोग समझ लेते हैं. गाइज एच है ना, हा, ली, Na, के, Rb, Cs, Fr. अब इसके लिए आप याद कर लेना है लीना ने की रब से फरियाद, है ना. आपने सुना भी होगा इसका, रब से फरियाद. तो इसको आप याद रखना, इस ट्रिक से आप सब निकाल सकते हो. जैसे अब मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ. पहले है में H आपका हो गया हाइड्रोजन, Li में आपका Li हो गया, लीना में लिथियम, Na में आपका सोडियम, K आपका पोटेशियम, Rb आपका रुबिडियम. अब ये CSA है ना, इसको आप CS याद रखना, ठीक है. CS आपका हो गया सीजियम और फ्रेंसियम, Fr आपका हो गया फ्रेंसियम. तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. गाइस
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल। जो आपके ये लीना ने की रफ से फरियाद जो आपने याद किया, यानी जो एलिमेंट्स हैं आपके LiNa RbCs Fr, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे? हमेशा ध्यान रखना कि एनर्जी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हो। मतलब सबसे कम एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में, फिर सबसे ज़्यादा में। कौन सा रूल हो गया ये? हमेशा ध्यान रखना, अवाउ प्रिंसिपल रूल से इसको भरा जाएगा। चलिए बच्चे अब देख लेते हैं कि हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एल्कली मेटल्स, इसका एक जनरल वे होता है। क्या जनरल वे होता है? कि एक तो आप नोबल गैस ले लो, मतलब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो, और रिमेनिंग जो है आपका वो है NS1। इसका मतलब ये हो गया कि इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 हो गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? देखते हैं अब एक एक करके सबका। जैसे लिथियम, लिथियम है Li, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अब 1s2 आपका किसका हो गया? हीलियम का, राइट? और ये भी क्या है? आपकी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। सोडियम Na है ना, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो आपका आ गया नोबल गैस, और लास्ट में आ गया आपका 3s1। पोटेशियम K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। रुबिडियम Rb 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s2 4p6 एंड 5s1। नेक्स्ट है सीजियम यानी Cs। गाइज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका नोबल गैस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका नोबल गैस हो गया, एंड ये आपका यहाँ तक नोबल गैस हो गया, एंड लास्ट आपका फ्रेंसियम Rn7s1। कुल मिला के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या बने? Li, यहाँ पर आपका नोबल गैस, और साथ में आपका NS1। इसको आप फॉलो करते जाओगे। क्लियर? तो बस रखते जाओ। NS1 में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2s1 आ जाएगा। ठीक है? जब आप बात करोगे सोडियम की तो क्या आ जाएगा? नोबल गैस और 3s1। फिर आप पोटेशियम की बात करोगे तो आ जाएगा 4s1, रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1 और फ्रेंसियम के लिए 7s1। गाइज हमेशा ध्यान रखना कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपका लास्ट फ्रेंसियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है भाई? ये हमेशा ध्यान रखना कि ये आपका होता है रेडियो एक्टिव। इसी वजह से हम अक्सर जब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फ्रेंसियम को छोड़ देते हैं, सीजियम तक की प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, जहाँ पे आपका N क्या है? N आपके नंबर ऑफ वैलेंस शेल को शो कर रहा है, किस पीरियड में उसकी बात कर रहा है। थर्ड है दीज एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ये आपके एलिमेंट्स जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये आपके एल्कली मेटल कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दे रीडली डिज़ोल्व इन वाटर, ये बहुत जल्दी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये अपना ईजिली सॉल्युबल हाइड्राइड्स बना पाते हैं। क्यों? अच्छा, जब वाटर में आसानी से घुल जा रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं? ये अपने एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स अच्छा आसानी से दे रहे हैं, विच आर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर। और जो ये हाइड्राइड्स दे रहे हैं ये बहुत एल्कलाइन होते हैं अपने स्वभाव में। क्लियर? तो हमें क्या क्या पता चल गया स्लाइड से? इससे हमको पता चला कि जितने हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो एल्कली मेटल होते हैं, आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देते हैं, आसानी से हाइड्राइड बना लेते हैं क्योंकि आसानी से वाटर में सॉल्युबल भी हो जाते हैं। और इसी वजह से जो उनके बने हुए कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होते हैं, उनका नेचर एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट है गाइस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई।
चलो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। ये एक इमेज है, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है इस इमेज में। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है, ठीक है ना, इंक्रीज होता है। क्या लिखा है फिर से समझो, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल। किसी भी एल्कली मेटल का चाहे आप एटॉमिक रेडियाई ले लो चाहे आप आयनिक रेडियाई ले लो, इसकी बात हो रही है, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो ये क्या होते हैं, दे इंक्रीज इन साइज, इनका साइज बढ़ता जाता है। क्यों, गोइंग लिथियम टू सीजियम, जब ये लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं। चलो इसे एक सीधे शब्द में समझ लेते हैं गाइज, LiNaKRb और CS, ठीक है, CS यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है। अब आप इसको समझो, लिथियम में हमारे पास कितना एटॉमिक नंबर है, वेट आपका है 90, एटॉमिक नंबर है 3। अब देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, हमारा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं। क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं। एंड गाइस, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जा रही है। क्लियर, देख पा रहे हो आप। अब जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि एटॉमिक ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। यही तो आपका ग्रुप होता है। क्लियर। एल्कली मेटल फॉर्म मोनोवेलेंट कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है ना। एस ब्लॉक का एलिमेंट यानी एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, इसका मतलब एक बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी रखते हैं। इसी वजह से गाइस जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं ये नेचर में मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं। क्लियर। बाय लूजिंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही बात मैंने भी बताई कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको कि आसानी से डोनेट कर देते हैं, और इसी को आसानी से डोनेट करने की वजह से ये आपके मोनोवेलेंट होते हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दस कैटायनिक रेडियस इज लेस एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, जो इसका कैटायनिक रेडियस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, पेरेंट एटम के कंपेयर में कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। चलो इसको भी समझ लें एक बार कि आयनाइजेशन इंथैल्पी हमारी क्या होती है। द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आर जनरली लो। देखो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी की आवश्यकता कम हो रही है, एनर्जी कम खर्च हो रही है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर। तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी एल्कली मेटल की कम होती है। कब, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप टू लिथियम टू सीजियम। जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हो तो क्या होता है, आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी में कमी आती है। क्यों कमी आती है, जैसे इसका साइज छोटा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि आपके न्यूक्लियस का अफेक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा, इसीलिए आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे जा रहे हो साइज बड़ा होता जा रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है ना। तो क्या हुआ, आपकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखो, सिंस द एल्कली मेटल पॉजेज लार्ज साइज, क्योंकि आपका जो एल्कली मेटल है उसका साइज लार्ज होता है, सो द रिजल्ट ऑफ विच, इसी वजह से वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड। आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से निकल जाएगा। देखो एक चीज समझो, ये मैं आपके सामने इसकी शेल्स बना रही हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, कैसा होगा, टफ होगा। क्यों टफ होगा, क्योंकि गाइस न्यूक्लियस का अफेक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका
इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, निकालना आसान होता जाएगा। यहाँ पर निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना, यहाँ पर निकालना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, आपका न्यूक्लियस दूर जा रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर? तो इसी वजह से जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। चलो, हाइड्रेशन एंथैल्पी की मैं पूरी कहानी समझाने बैठूं उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा आपकी हाइड्रेशन कम होगा। यानी अगर हम बात करें हाइड्रेशन एंथैल्पी की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/साइज या फिर 1/टाइम। क्लियर? या फिर साइज, कुछ भी लिख लो। चलो इस चीज को समझ लेते हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, अगर आपके आयन का साइज छोटा है तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? अगर साइज छोटा है तो इजीली हाइड्रेट हो जाएगा ना, इजीली अपनी प्लेस को ऑक्यूपाइड कर लेगा, इजीली इंटरस्टेशियल प्लेस पर बैठ जाएगा, जल्दी से अपना हाइड्रेट उसके बना लेगा। क्लियर? तो जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैज द मोर द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आपका साइज है कम तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो आसानी से आपका नहीं बना पा रहा है साइज, राइट। अब देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इनटू द साइज। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ा होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। इस चीज़ को इस पिक्चर में समझते हैं। ट्रेंड्स इन हाइड्रेशन एंथैल्पी। कैसे समझोगे ट्रेंड्स हाइड्रेशन एंथैल्पी के? गाइस, ये है हमारा लिथियम आयन, ये है हमारा सोडियम, ये हमारा पोटेशियम आयन, रुबीडियम आयन और सीजियम आयन। पहले हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो इस पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, ये हो गई ग्रुप की बात। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी कैसी हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि गाइस आपका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। क्लियर? चेंज डेंसिटी फॉल्स। अब डेंसिटी की बात अभी बाद में करेंगे, ठीक है। हमारा हाइड्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपका साइज कम हो रहा है। आयन गेट हायर चार्ज बट स्मॉलर साइज चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, क्योंकि आपकी चार्ज डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो ये था हमारा हाइड्रेशन कि आप किस तरीके से हाइड्रेशन एंथैल्पी को एस ब्लॉक एलिमेंट्स में निकालोगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, कि अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट है गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। गाइस, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑल द मेटल्स आर सिल्वरी वाइट। जो हमारे सारे मेटल्स हैं एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं यानी एल्कली मेटल्स हैं, वो सारे कलर में कैसे हैं? सिल्वरी वाइट्स हैं, सॉफ्ट हैं और हल्के हैं। हमारा एटॉमिक वेट कम है, इसका मतलब ये आपके हल्के भी हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है आपके मेटल्स हैवी कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके कैसे कैसे कहलाते हैं? पहली चीज़, उनका कलर सिल्वरी सफ़ेद होता है, मुलायम होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं। थर्ड कह रहा है दे हैव जनरली लो डेंसिटी। ये आपके जनरली कम डेंसिटी रखते हैं। डेंसिटी कम क्यों रखते हैं? क्योंकि आपका वॉल्यूम कम हो जाता है। डेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम के। वॉल्यूम ज़्यादा तो आपका डेंसिटी कम, है ना। और हमको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज ज़्यादा होता है। कैसे होते हैं साइज में? साइज उनका ज़्यादा होता है, इसी वजह से डेंसिटी उनकी लो होती है। हमेशा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। पूरा फॉर्मूला लिखूं तो लिखूंगी m/v, ठीक है। मास ज़्यादा और वॉल्यूम कम। विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो हमको पता है कि लिथियम से लेकर सीजियम तक आपका साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या हुआ? आपका वॉल्यूम बढ़ा, इसी वजह से आपकी डेंसिटी कम हो गई। क्लियर? ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, दे इम्पार्ट कलर टू ऑक्साइडिंग फ्लेम्स। गाइज, ये आपको
फ्लेम टेस्ट देते हैं। सिंपल वे में बोले तो ये सब आपको फ्लेम टेस्ट देते हैं। लैब में आपने देखा होगा ना कि फ्लेम टेस्ट कराया जाता है तो उसमें कलर्स आते हैं। कैसे आते हैं चलो उसको समझ लेते हैं। देखो जब बात कलर्स की होती है, हमेशा ध्यान रखना कि जब आप किसी चीज़ को फ्लेम कर रहे हो, किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप होकर एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो ग्राउंड स्टेट n1 है और ये n इन्फिनिटी में जा रहा है, तो जंप करेगा ना यहाँ से यहाँ। जब ये जंप करेगा तो एनर्जी को गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा, यानी एब्जॉर्ब करेगा। अब यही इलेक्ट्रॉन जब फ्लेम आप हटाओगे, ठंडा होगा, तो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये क्या करेगा? कुछ एनर्जी को इमिट करेगा, और जिस एनर्जी को इमिट करेगा वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी के थ्रू निकलेगी बाहर, इमिट होगी बाहर। तो जिस कलर को वो इमिट करता है, जिस कलर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को वो इमिट करता है, उसी कलर का हमको मेटल दिखाई देता है। क्लियर? इतनी बात बिल्कुल ध्यान रहेगी। तो चलिए गाइस अब इसको पढ़ लेते हैं, मैंने क्या लिखा है। दे इम्पार्ट कलर टू ऑक्साइडिंग फ्लेम्स। जब आप इन्हें हीट करते हो या फिर फ्लेम टेस्ट करते हो तो ये कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं। कैसे? दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप एलिमेंट को गर्म करते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और क्या करता है? हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है। अभी मैंने बताया आपको, when the excited electrons come back to the ground state, जब ये आपका excited electron ground state में वापस आता है, there is a emission of transition, ये कुछ अपनी इमिशन करता है, और जो ये वेवलेंथ को इमिट करता है वो एज अ विजिबल लाइट करता है। वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। हमको पता है ना कि हमारी जो लाइट होती है, हमारी जो विजिबल लाइट होती है, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। 7 कलर्स की उसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ होती हैं, है ना। तो जिस कलर की वेवलेंथ को वो इमिट करता है उसी कलर का कलर हमको दिखाई देता है। अब चलो देख लेते हैं कि हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं उनके कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं। गाइस ग्रुप 1 है आपका लिथियम। पहला है लिथियम, तो लिथियम का कलर है डीप रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेवलेंथ को वो इमिट कर रहा है वो वेवलेंथ है हमारी रेड कलर की। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम हमारा गोल्डन येलो कलर शो करता है। जबकि अगर बात करें पोटेशियम की तो ये लिलेक कलर में होता है। रुबिडियम हमारा ब्लूइश रेड होता है, मतलब हल्का सा उसमें ब्लू का शेड होता है और साथ में रेड भी मिक्स होता है। नेक्स्ट है सीजियम, जो कि गाइस प्योर ब्लू कलर को शो करता है। तो इस तरह से हमारे जितने भी एल्कली मेटल्स हैं ये आपको फ्लेम टेस्ट भी देते हैं। अगर इसको आप चाहो तो फ्लेम टेस्ट के नाम से भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो हमको फिजिक्स भी याद आ जाती है और केमिस्ट्री का 4th चैप्टर भी याद आ जाता है, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप भी जानते हो क्या होता है, मैं भी जानती हूँ। चलो एक बार मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गाइस जब कोई मेटेलिक सरफेस पर आपका सूर्य का प्रकाश, सनलाइट गिरती है तो वो एक फोटोन और बंडल के रूप में गिरती है। एक पर्टिकुलर बंडल जब इसमें एब्जॉर्ब होता है, मिनिमम एनर्जी जिसे कि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी W0 से के नाम से जानते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन करके यह अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन सरफेस पर बाहर निकाल देता है ना। इसे ही कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा एल्कली मेटल में कैसे काम कर रहा है। प्यारे बच्चे, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमारे एल्कली मेटल का साइज होता है बड़ा और आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ का ज़्यादा होना उतावलापन पैदा करता है। तो बस सेम वही चीज़ एल्कली मेटल के साथ है कि वो इतना एक्साइट है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, इतना एक्साइट है कि उसको जरा सा भी अगर एनर्जी मिल रही है तो वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ पा रहे हो? तो बस हमारा जो एल्कली मेटल है,
सिंपल आपकी नॉर्मल जो लाइट होती है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उस पर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। इसी वजह से यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। चलिए, ड्यू टू द लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब बहुत कम एनर्जी देने पर भी जो इलेक्ट्रॉन को अपना लूज कर दे, है ना, ड्यू टू द लो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं बाय द विजिबल लाइट एज वेल। हमारी जो नॉर्मल विजिबल लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो भी अगर हल्का सा पड़ जाता है तो भी आसानी से ये एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सीजियम, प्यारे बच्चे सीजियम का एग्जाम्पल बार बार आता है जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तब भी, कि सीजियम का हम लोग सोलर सेल में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जैसे ही उस पर लाइट गिरती है, इतनी लोएस्ट कहना चाहिए, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से वो फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, और इसी वजह से सोलर सेल में आपका बहुत आसानी से सीजियम बहुत अच्छा काम करता है। तो सोलर सेल में आपका सीजियम काम करता है एज अ फोटो सेल। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कली मेटल कैसे हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो करते हैं, कैसे बहुत आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बिहेव को अपना प्रूफ करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और उसे फटाफट से निकाल दे रहे हैं। नेक्स्ट गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी गाइस, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है? रिएक्शन विद एयर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिएक्शन विद एयर की बात कर रहे हैं। बताओ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद एयर, पता चल रहा है ना कि हमारी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। पढ़ते हैं इसको पहले, फिर मैं इसकी कुछ रिएक्शंस बताऊंगी और आपको बेहतर चीज समझ में आएगी। When exposed to air, surface of alkali metals get tarnished due to the formation of oxide or hydroxide। अगर आप alkali metals को हवा में खुला छोड़ देते हो तो वो कुछ ऑक्साइड्स को फॉर्म कर देता है। कैसे बनाता है? चलो मैं इधर कुछ रिएक्शंस आपको लिख कर दिखा देती हूँ। जैसे अगर लिथियम की बात करें, लिथियम जब ऑक्सीजन के पेयर में आता है या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कहना चाहिए टच में आता है, अगर आप लिथियम को खुला छोड़ दो, उस पर वायु आ जाए या फिर एयर लग जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, थोड़ी सी अगर चाहो तो थोड़ा सा अगर चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर खुला छोड़ा है तो मतलब हमको थोड़ी हीट भी मिल रही है सूरज की, नहीं भी मिल रही है तो भी कैसे भी क्या करेगा, ये तुरंत ऑक्साइड बना लेगा। फटाफट से बना दे हम लोग भी ऑक्साइड, फिर क्या बन गया। क्लियर? सेम इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं गाइस, सोडियम। सोडियम क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और आपको देता है Na2O2। क्लियर? नेक्स्ट देखो, थर्ड, एक और लास्ट एग्जांपल पोटेशियम का ले लेते हैं। पोटेशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और आपका या फिर वायु के संपर्क में, एयर के टच में आता है और KO2 बना देता है, यानी अपने पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर? एल्कली मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। ये अलग अलग तरीके के, एक जर्नल इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अलग अलग तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसके बेस पर कर रहे हैं? इनके जो ये अपने करस्पॉन्डिंग नेचर को डिपेंड कर रहे हैं उसके फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट गाइज, रिएक्शन विद वाटर। किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन विद वाटर। अच्छा, हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना गाइज, एक चीज़ और लेकर चलते हैं इस चीज़ पर, जस्ट अ मिनट। जब हम बात कर रहे हैं इसके रिएक्शन की एयर के साथ में, तो उसकी कुछ रिएक्टिविटी भी होगी। तो रिएक्टिविटी के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रख पाओ कि जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ में, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन हमारी क्या रहती है? हमेशा ध्यान रखना, ये इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होगी इसको भी देख लेते हैं। लिथियम से सीजियम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये इंक्रीज होती है। क्या? रिएक्टिविटी, मतलब
जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से डोनेट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन आसानी से हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, क्यों, ऑक्सीडाइज आसानी से हो जाएंगे। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको एकदम टंग पर पता होनी चाहिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन हो रहा है। एल्कली मैटर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। जब ये आपका एल्कली मैटर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या दे रहा है, हमेशा ध्यान रखना, वाटर दे रहा है, सॉरी हाइड्रोक्साइड दे रहा है या फिर डाईहाइड्रोजन दे रहा है। चलो इसकी भी रिएक्शन मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ट्वाइस एम जब आपका रिएक्शन करेगा ट्वाइस H2O से तो क्या बनाएगा, बहुत जल्दी से हमने बना देना है, कोई बिना कमी किए। क्लियर। देखो बच्चे ट्वाइस एम, अब देखो हमने बनाया आयन, ठीक है, क्या बनाया, आयन। आगे क्या बना सकते हो आप इसी में, बताओ जल्दी से। तो देखो जब हमारा H+ बना है तो इसका मतलब माइनस भी बनेगा, OH माइनस भी बन गया। क्लियर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचा वो हम लिख देंगे, वो क्या है, ट्वाइस H2। चेक कर लो कि बैलेंस है कि नहीं है। अरे भाई पूरी बैलेंस है रिएक्शन। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करोगे, रिएक्शन को खुद से भी लिख सकते हो। ये मैंने एक जर्नल बना दिया, अब चाहो तो आप इसे M को रिप्लेस कर दो, किससे, L से लेकर CS तक किसी भी एलिमेंट से आप इसे रिप्लेस कर दो। जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या हो रही है। द एल्कली मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन एट अबाउट 670 K। जब हम एल्कली मेटल को हाइड्रोजन के साथ 673 पर कंबाइन कराते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्राइड्स बनते हैं। बट गाइज अगर आप लिथियम की बात करो तो ये अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखता है जो है 1073 केल्विन। सिर्फ एक लिथियम है जो 1073 केल्विन पर अपना हाइड्राइड बनाता है, बाकी सभी क्या करते हैं 673 केल्विन पर कंबाइन होते हैं और आपको क्या देते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। इसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो लिथियम टू सीजियम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाता है ना। यहाँ पर निकलना मुश्किल होगा, साइज छोटा है, आपका न्यूक्लियस का फ्रैक्शन ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्शन। एल्कली मेटल कंबाइंड विद हेलोजन डायरेक्टली टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। गाइज डायरेक्टली कंबाइन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये बहुत उतावला है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए, इसको फटाफट से बॉन्डिंग करनी है। तो ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ आसानी से कंबाइन कर पाता है, या फिर कहना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइन करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका मेटल ट्वाइस M, ये एक जर्नल बेस मैंने दे दिया है M, जिसमें आप लिथियम से लेकर सीजियम तक एलिमेंट्स को रख सकते हो। जब ये आपके हेलोजन से क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो आपके ट्वाइस MX टाइप के कंपाउंड्स का या फिर ट्वाइस MX टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, कि जितने भी आपकी ये एल्कली मेटल्स हैं जिनको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है, गाइस इन एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। हमेशा ध्यान रखना कि लिथियम से जब आप सीजियम की तरफ बढ़ते हो, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, तो आपकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। एक बार फिर से क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि आकार बढ़ता जाता है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है फ्लोराइड की, F2 की सबसे ज़्यादा, उसके बाद Cl2 की, उससे कम Br2 की और सबसे कम I2 की। तो ये हो गई हमारी रिएक्टिविटीज़ और किसके करस्पॉन्डिंग, एल्कली मेटल्स के करस्पॉन्डिंग। गाइज नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इन aqueous the reducing character of alkali metal follow the sequence।
हमारे जितने भी एल्कली मेटल होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये बात तो हमको पता है। बट आपको ये बात पता है कि एक्वस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका रिड्यूसिंग करैक्टर है ना, ये आपका ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है ना। एक्वस में क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो यानी लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हो तो ये आपका घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्लियर? कैसे? देखो, लिथियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर, उसके बाद सीजियम का। हाँ, एक चीज और, लिथियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका सीजियम का, उसके बाद रुबिडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का। अब ये डिफरेंस कैसे आया इसको समझ लेते हैं। गाइस हमेशा ध्यान रखना कि जब आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हो तो साइज आपका ही सबसे छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, नीचे बड़ा होता जा रहा है, राइट, है ना। तो जो आपका सबसे ऊपर वाला है लिथियम, जो कि एक कंजूस वाला व्यवहार शो करता है, इसी वजह से यहाँ पर हमने लिथियम को सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग शो किया। इसको आप एक एक्सेप्शन केस की तरह भी याद कर सकते हो। किसकी तरह? एक्सेप्शन केस की तरह भी आप इसको याद रख सकते हो। फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, ठीक है। सबसे छोटा साइज, सबसे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, उससे छोटा साइज एंड उससे छोटा साइज। इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। क्यों? एक अपनी सबसे कम साइज की वजह से और एक अपने सबसे बड़े साइज की वजह से मैक्सिमम रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करते हैं। नेक्स्ट गाइस, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज मैंने अभी आपको बताई, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीरीज। जो आपकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीरीज है उसके थ्रू भी आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज लोएस्ट। हमारा जो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट है, दस लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी वजह से हमारा जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका साइज सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया। गाइस, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। जब आपका एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। और ये आपका नेचर में कंडक्टिंग होता है, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर पाता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो की जा सकती है। तो कैसे आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे? गाइस, जब आपका कोई मेटल, कोई एल्कली मेटल रिएक्शन करता है अमोनिया के कुछ मोल्स के साथ में, तो आपको क्या देता है? एक डबल सॉल्ट देता है, सिंपल वे में बोलूं, या फिर सॉल्ट आयंस देता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और साथ में आपके कुछ आयंस निकल जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन लाइट फॉल, जब आपकी लाइट गिरती है किस पे? इसी सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा? ये उस एनर्जी को, उसके इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे। फिर जब आपकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गाइस वो एनर्जी इमिट भी होगी जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, मतलब कलर का ट्रांजिशन शो करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में तो रेड कलर का होगा एंड लाइट विच इमिट, जब आपकी लाइट निकलेगी तो ये ब्लू कलर का शो करेगा। बिल्कुल वही वाली बात जो कि मैंने आपको फ्लेम टेस्ट में बताई थी कि आपका सॉल्यूशन पे जब लाइट पड़ेगी तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो हायर स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। फिर जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट करेगा उसी कलर का वो दिखाई देगा। इसका मतलब रेड से ब्लू कलर की वेवलेंथ को ये इमिट कर रहा है, इस वजह से ये ब्लू आपको दिखाई देने लगेगा। इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्रॉन्ज। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? इसी सॉल्ट का कलर आपका ब्लू से ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। ब्रॉन्ज समझते हो ना आप, कॉपर टाइप का होता है। द ब्लू सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक। जो हमारा ब्लू सॉल्यूशन होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जबकि द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डायामैग्नेटिक। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका डायामैग्नेटिक क्यों हो गया? समझो जरा। हमारे एल्कली मेटल के पास एक ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
क्या है, हमारे एल्कली मेटल के पास एक ही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देगा तो इसकी तो आपकी जो शेल होगी वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। ये एज अ इनर्ट आपका शो करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये अपना डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने लगेगा। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा अभी का टॉपिक, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे, कुछ बिहेवियर्स पढ़ेंगे और साथ में कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स को भी पढ़ेंगे। तो गाइज हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा था, मैं उसको समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एल्कली मेटल्स के बारे में जाना कि इसकी पोजीशन आपके पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पर्टिकुलर आपके एलिमेंट्स क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, उनका बिहेव कैसा होता है, किस तरह से आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज के सेशन में पढ़ी हैं। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा बिहेवियर्स के बारे में, एनोमोलस बिहेवियर्स के बारे में, और साथ में कुछ आपके बायोलॉजिकल टर्म्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Just a minute. So guys, this is thank you so much for watching, and follow us on Adda247 application, Adda247 YouTube channel, and download Adda247 app.